हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमासूफी। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के विषय में कुछ बताऊंगा। ठीक, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनन क्या है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो अमर नहीं हैं बल्कि नश्वर हैं, अतः वो अपनी वंशावली को बढ़ाने हेतु अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। इसे हम प्रजनन भी कहते हैं। तो जीवों में जनन की जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से तो 2 मानी गई हैं। एक, जीवों में जनन की विधियां जो कि पहले चैप्टर में आपका दिया गया है, बट 30% कटे होने के कारण फर्स्ट चैप्टर को जो है थोड़ा सा ऐसे बताया जा रहा है आपको। जीवों में जनन की विधियां, तो जीवों में जनन की विधियां होती हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार की। नंबर 1, अलैंगिक जनन, जिसे हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा पॉइंट है लैंगिक जनन, जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें एक ही जीव काफी होता है। एकल जीव जनन बोल सकते हैं इसको हम। अलैंगिक जनन को एक नाम से और जानते हैं, एकल जीव जनन। मतलब कि ऐसे जीव जो द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं उनमें अलैंगिक जनन देखा जा सकता है। और अलैंगिक जनन के लिए केवल एक ही प्राणी आवश्यक है। तो कुछ विशेष प्रकार के पौधे और कुछ विशेष प्रकार के जंतु में अलैंगिक जनन को देखा गया है। अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होने वाली जो संततियां होती हैं वो क्लोन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्लोन। क्योंकि इसके दौरान उत्पन्न होने वाली संतानें हूबहू होती हैं, जनक के सेम टू सेम फोटोकॉपी होती हैं। इसलिए अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होने वाली संतानों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां हैं। इस जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं वो निम्न है। अलैंगिक जनन की विधियां जैसे कि पहला पॉइंट होता है खंडी भवन। दूसरा पुनरुद्भवन। तीसरा पत्र प्रकलिका द्वारा। चौथा कलिका द्वारा। पांचवा
जेम्यूल द्वारा। ये कुछ अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ठीक। खंडी भवन अलैंगिक जनन के दौरान जीव का शरीर छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग या प्रत्येक खंड नए जीव को उत्पन्न करता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, शैवाल में, पैरामीशियम जंतु में, ये खंडी भवन की क्रिया होती है। ठीक। खंडी भवन में क्या होता है कि जीव का शरीर छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड अनुकूल स्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के नए जीवों को जन्म कर देता है। पुनरुद्भवन ये अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसके दौरान जीवों का कोई शरीर का कोई पार्ट यदि विच्छिन्न हो जाता है तो वो धीरे धीरे बाद में प्रोग्रेस करके बढ़ जाता है, जैसे कि छिपकली की पूंछ। और कुछ जीवों में पुनरुद्भवन दूसरे तरीके से होता है, जैसे हाइड्रा में यदि हाइड्रा के शरीर का कोई भी भाग टूटता है तो वो नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो ये पुनरुद्भवन की क्रिया है। पत्र परिकलिका द्वारा कुछ विशेष प्रकार के पौधे जैसे कि ब्रायोफिल्लम में पत्तियों के ऊपर बुलबिल्स पाए जाते हैं। ये बुलबिल्स टूटकर पृथ्वी पर आकर के अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। कलिका द्वारा जैसे कि ईस्ट नामक कवक में कवक की कोशिका थोड़ा सा बढ़ करके एक विशेष आउटग्रोथ बनाती है और वो आउटग्रोथ मेन कोशिका से या जनक कोशिका से पृथक होकर के नए ईस्ट कोशिका का निर्माण कर लेती है। इसे कहते हैं कलिका द्वारा। और कुछ जैसे कि रिक्सिया और मार्केंसिया में अलैंगिक जनन जेम्यूल द्वारा होता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार की अलैंगिक जनन की विधियां थी। और अलैंगिक जनन को हम कायिक जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन में कायिक जनन को भी रखा गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें शरीर की कायिक कोशिकाएं अलग होकर के नए कोशिकाओं को जन्म देती हैं। एग्जाम्पल स्वरूप हम जान सकते हैं, जैसे कि देखा जाए आलू में, आलू के कंद को अगर काट दिया जाए तो जितने पार्ट में आंखें पाई जाती हैं उनमें नए पौधे जन्म लेते हैं। तो ये कायिक जनन में भी माना जाता है। अलैंगिक जनन की विधियों में कायिक जनन भी आता है। और दूसरी विधि आपकी है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के दौरान दो जीवों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक जीव नर होना चाहिए और एक जीव मादा होना चाहिए। नर जीव में पाया जाता है मेल सेक्स ऑर्गन और मादा में फीमेल सेक्स ऑर्गन। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, वो भी विपरीत सेक्स ऑर्गन्स वाले, विपरीत लैंगिक अंग वाले लिख सकते हैं इसको, विपरीत लैंगिक अंग वाले। या फिर ऐसे जीव इसमें आ सकते हैं जो
उभयलिंगी होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि लैंगिक जनन उन जीवों में भी पाया जाता है जो उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल, अर्थात जिनमें मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। उन जंतुओं को क्या कहा जाता है? उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अब आपका जो दूसरा चैप्टर है जिसमें बताया गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है और इसमें हम पौधों में लैंगिक जनन के विषय में आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे लैंगिक जनन नहीं करते हैं। कुछ ही पौधे लैंगिक जनन करते हैं जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिन पौधों में क्या पाया जाता है? पुष्प, वही पौधे लैंगिक जनन करते हैं। अन्यथा जो और पौधे हैं जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता है वो अलैंगिक या फिर कायिक जनन करते हैं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जितने आवृत्तबीजी हैं, आवृत्तबीजी पौधे, उनमें पाया जाता है पुष्प। क्या पाया जाता है? पुष्प, फ्लावर। फ्लावर आवृत्तबीजी पुष्प पौधों का क्या कहलाता है? जनन अंग। क्या कहलाता है? सेक्स ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्प के विषय में। पुष्प क्या है? पुष्प पौधों का सेक्स ऑर्गन्स है या जनन अंग है, जिसके चार पार्ट होते हैं, चार चक्र होते हैं। पुष्प के चार चक्र। पहला बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। दूसरा दल पुंज। तीसरा पुमंग। चौथा जायांग। ये पुष्प के चार अंग हैं, चार चक्र हैं। बाह्य दल पुंज को कहते हैं कैलिक्स, दल पुंज को कहते हैं कोरोला, पुमंग को कहते हैं एंड्रोइसियम और जायांग को कहते हैं जाइनोइसियम। ये चार चक्र हो गए पुष्प के। बाह्य दल पुंज और दल पुंज ये पुष्प के सहायक चक्र हैं तथा पुमंग और जायांग ये जनन चक्र हैं। पुमंग होता है नर जनन चक्र, जायांग होता है मादा जनन चक्र। पुष्पों में बाह्य दल पुंज और दल पुंज सहायक चक्र का कार्य करता है। बाह्य दल पुंज पुष्प के सभी भागों को एक आधार प्रदान करता है, जबकि दल पुंज पुष्प का रंगीन निपत्र होता है जो परागण के लिए कीड़े मकोड़े जंतु इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करता है। और पुमंग क्या होता है? ये नर जनन चक्र होता है, ठीक, जिसमें पुंकेसर पाया जाता है। और जायांग मादा जनन अंग होता है जिसमें स्त्री केसर पाया जाता है। बाह्य दल पुंज बना होता है बाह्य दल से। किससे बना होता है?
बाह्य दल से, जिसे कहते हैं सेपेल्स। दलपुंज बना होता है दल से, जिसे कहते हैं पीटल्स। पुमंग बना होता है पुंकेसर से। किससे बना होता है? पुंकेसर से, जिसे कहते हैं स्टामेंस। जायांग बना होता है जाइनोइसियम से, अर्थात जायांग की अंग्रेजी जाइनोइसियम होती है। ये बना होता है स्त्री केसर से, जिसकी अंग्रेजी होती है कार्पल्स। समझ गए? तो बाह्य दलपुंज की यूनिट क्या होती है? एकलक इकाई सेपेल्स होती है। बाह्य दलपुंज की एकलक इकाई क्या होती है? दल होती है, जिसे पीटल्स कहा जाता है। और पुमंग की एकलक इकाई होती है पुंकेसर, जो कि स्टेमेंस है। जायांग की एकलक इकाई होती है स्त्री केसर, जिसे कहा जाता है कार्पल्स। तो ये 4 पार्ट हो गए पुष्प के, ठीक। जिसमें से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? पुमंग और जायांग। तो बच्चों हम पुमंग और जायांग के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पुमंग और जायांग। पुमंग, पहला पॉइंट पढ़ेंगे पुमंग। एंड्रोइसियम, पुमंग के विषय में पढ़ेंगे। अभी हमने बताया कि पुमंग की जो एकलक इकाई होती है, मोनोमर यूनिट जो होती है, वो होती है पुंकेसर। क्या होती है? पुमंग की एकलक इकाई होती है पुंकेसर, अर्थात ये पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर से। और पुंकेसर पौधे का या पुष्प का नर जनन चक्र है। इसकी एक पुंकेसर में 3 संरचनाएं होती हैं। हम पुंकेसर का फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। ये पार्ट, तो ये पराग कोश है। एक पुंकेसर के 2 मेन पार्ट होते हैं, पराग कोश और फिलामेंट। पराग कोश को एंथर कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंथर। पराग कोश को एंथर कहा जाता है। तथा पराग कोश जिस डंठल से या संरचना से जुड़ी होती है उसे फिलामेंट कहते हैं। और जहाँ पर पराग कोश डंठल से जुड़ती है उस भाग को कहते हैं संयोजी, कनेक्टिंग। ये इतने पार्ट आपके हो गए। तो अब हम पराग कोश के विषय में पढ़ेंगे। पराग कोश क्या होता है? पराग कोश वैसे तो सामान्यतः पराग कोश द्विकोष्ठीय होता है। सभी पौधों में पराग कोश क्या होता है? द्विकोष्ठीय, जिसमें कक्षों की संख्या होती है एक कोष्ठ में 2 कक्ष। तो कुल मिलाकर के किसी पौधे के पराग कोष्ठ में 4 कक्ष होते हैं और प्रत्येक कक्ष को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी। ठीक है ना।
प्रत्येक परागकोश में, सामान्यतः लिख सकते हैं इसको, सामान्यतया प्रत्येक परागकोश में 2 कोष्ठ होते हैं। और एक कोष्ठ में 2 कक्ष होते हैं, या 2 कक्ष लिखिए पहले, 2 कक्ष होते हैं। अतः कह सकते हैं किसी परागकोश में कुल 4 कक्ष होते हैं। और इन कक्षों को लघु बीजाणुधानियां या परागधानियां कहते हैं। इसका एक अपवाद भी है। मालवेसी कुल के गुड़हल और कपास में परागकोश एक कोष्ठीय होता है, जिसमें केवल 2 कक्ष होते हैं, 2 लघु बीजाणुधानियां या परागधानियां होती हैं। ठीक, अपवाद क्या है? मालवेसी कुल के कपास योम गुड़हल नामक पौधे के पुंकेसर में परागकोश एक कोष्ठीय होता है, एक कोष्ठीय होता है। अर्थात इनमें केवल 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, परागधानियां होती हैं। तो ये क्या है? अपवाद। समझ गए? तो ये हो गया पराग कोश। पुमंग में आपने क्या पढ़ा? पुंकेसर। और पुंकेसर में हमने आपको बताया पराग कोश के विषय में। और इसी पराग कोश में पराग कण भरे रहते हैं, पोलन ग्रेन भरे रहते हैं। और यही पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में पहुंचते हैं, और बीजांड में अंड कोशिका से निषेचन करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया मैं आपको बाद में बताता हूं। अब हम चलते हैं, पुमंग पुंकेसर हो गया, जायांग और स्त्री केसर के विषय में बात करते हैं। जायांग और स्त्री केसर के विषय में बात करते हैं।